धमाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक चल रहा था दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, और मैंने बताया था कि उसमें हमारे कुल 6 टॉपिक है। 6 में से 4 टॉपिक हम पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। एक वीडियो में हमने 2 टॉपिक देखे थे, उसके बाद में अगले वीडियो में हमने 2 टॉपिक देखे थे, और आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक और देखेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त कर देंगे। तो आज के टॉपिक में हमारे एक तो है दावन सोडा और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं पीओपी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और उसमें सबसे पहले है दावन सोडा। 4 पॉइंट हो चुके थे हमारे, 5वां हमारे आज दावन सोडा। दावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, कपड़े धोने का सोडा। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो दावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। दावन सोडा होता है, उसमें देखो जल के निश्चित अणु है 10। दावन सोडा में जल के निश्चित अणु है 10। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिस्टलन जल। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिस्टलन जल, यानी जल के अणु इसमें निश्चित संख्या में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हमारे क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में क्या है? दावन सोडा बनाने की विधि। सबसे पहले हम पिछले टॉपिक की तरह, पिछले पॉइंट की तरह ये देखेंगे सबसे पहले हिंदी में, और उसके बाद में उनसे बनाएंगे उसका रासायनिक समीकरण। तो हमारा है बनाने की विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद में है सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर दावन सोडा प्राप्त होता है। दावन सोडा प्राप्त होता है। ये तो हमने लिख लिया हिंदी में दावन सोडा बनाने की विधि। अब आइए देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में आप सभी जानते हो, अभिकारक उत्पाद। कौन से अभिकारक हैं, कौन से उत्पाद हैं, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे उम्मीद है आप पिछले वीडियो से समझ चुके हैं अभिकारक कौन सा होगा और उत्पाद कौन सा होगा। आइए देखते हैं। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो हम देखते हैं लाइन में, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, सभी जानते हैं, सभी को याद भी आ गया होगा, पर शब्द आते ही उससे पहले जो भी है वो सारे के सारे क्या होंगे? अभिकारक होंगे। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, ये बेकिंग सोडा का हमारे पास में सूत्र रहा NaHCO3। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर आते ही तीर का निशान, एक ये केवल अभिकारक बेकिंग सोडा, तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पर के बाद में वो क्या हो जाएगा? हमारा उत्पाद हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3। बेकिंग सोडा गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और ये क्या हुआ हमारा सोडियम कार्बोनेट, लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट। चलिए इस लाइन से तो आपने ये लिख लिया, लेकिन यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, पिछले वीडियो में हमने बेकिंग सोडा के गुण पढ़े थे। और गुण में क्या था, बेकिंग सोडा के गुणों में क्या था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे हम बेकिंग सोडा को गर्म ही तो कर रहे हैं, तो गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेकिंग सोडा को आप गर्म कर रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन उस समीकरण में हमारा जल भी था, तो गर्म करेंगे तो जल है वो भी वाष्प के रूप में निकल जाएगा। तो ये क्या निकलेगा हमारा, जल। पिछले वीडियो में हमने बेकिंग सोडा बनाने की विधि पढ़ी थी, उसमें क्या था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। देखो समीकरण क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। हमने पिछला वाला, यदि हमने पिछले वाली विधि याद कर ली बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो उससे हमें दावन सोडा बनाने की विधि आसानी से याद हो जाएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब समीकरण को करते हैं हम संतुलित। तो समीकरण को संतुलित करने पर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो Na कितने हैं, 1, यहाँ पे Na कितने हैं, Na2, उधर Na एक ही है, 2 करने के लिए आगे 2 लगा दो, तो Na कितने हो गए, 2। ठीक है, Na कितने हो गए, 2। H कितने हैं, 2। ये आगे वाला तो पूरे के साथ में होता है, तो H कितने हो गए, 2। इधर देखो H कितने हैं, ये H2 2 है। C कितने हैं, 2 है। C आगे वाली संख्या पूरे के साथ में होती है, तो C कितने हो गए, 2। यहाँ पे C देखो, एक तो ये रहा C और एक ये रहा C। कार्बन कितने हैं, 2 है। आगे देखते हैं O कितने हैं, तो 2 और ये O3, तो ये गुणा होते हैं, 2 गुणा 3 कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक तो ये O3 3, एक ये रहा O2 3 प्लस 2 5, एक ये वो 5 और एक 6, यानी ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6। यानी हमारा समीकरण क्या है, पूरी तरीके से संतुलित है। आइए एक बार वापस चेक कर लेते हैं। Na कितने हैं, 2, Na2 2 बराबर है। H कितने हैं, 2, इधर H कितने हैं, 2, H2। C कितने हैं, 2, इधर देखो C कितने हैं, 1 और ये 1 2। O कितने हैं, 3 दूनी 6, इधर देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यानी हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित। उसके बाद हमने यहाँ तक तो कर लिया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये लो जी, सोडियम कार्बोनेट हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। एक लाइन और लिखी हुई है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, यानी सोडियम कार्बोनेट का, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, ये पर आ गया, पर से पहले वापस क्या होंगे, अभिकारक। तो सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण यानी जल के अणु, निश्चित अणु जोड़ने पर, तो दावन सोडा में जल के निश्चित अणु कितने होते हैं, 10 होते हैं। दावन सोडा में जल के निश्चित अणु कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसलिए जल के, यहाँ पे इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, जल के अणु जोड़ेंगे, हमें बताया 10 होते हैं। क्रिस्टलीकरण करने पर, ये लो जी क्रिस्टलीकरण भी कर दिया, पर आते तीर का निशान, क्या प्राप्त होता है, दावन सोडा प्राप्त होता है। ये रहा दावन सोडे का सूत्र, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये 10H2O पूरा हो गया साथ में। ये हमारे क्या हो गया, दावन सोडा। तो ये हो गया हमारे दावन सोडा बनाने की विधि। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि कोई बात इसमें आपको समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, देख लीजिए, आप वापस सुनिए, ध्यान से समझिए। आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये बनाने की विधि है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।
ठीक है, आइए देखते हैं आगे दावन सोडा के गुण। तो दावन सोडा के गुण, गुणों में पहला गुण है यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, कहने का अर्थ हुआ सफेद कलर का होता है, क्रिस्टलीय छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। अगला इसका गुण है यह जल में विलेय है। यह जल में विलेय है, कहने का अर्थ हुआ जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। विलेय होने का अर्थ क्या हुआ, घुलना। ये जल में आसानी से घुल जाता है। अगला गुण है इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय होता है। कहने का अर्थ हुआ जो दावन सोडा होता है उसको आप जल में घोलोगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, और उसका जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। यानी पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक। आप सबको पता है क्षारीय विलयनों की पीएच मान कितनी होती है, 7 से अधिक होती है। उसके बाद में अगला इसका गुण है यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। यानी यह गर्म करने पर, दावन सोडा को यदि हम गर्म करेंगे, ये दावन सोडा Na2CO3.10H2O गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग देता है, यानी जल के निश्चित अणु से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये Na2CO3 प्लस ये 10H2O क्या हो गए, अलग हो गए। 10H2O इससे क्या हो गए, अलग हो गए। त्याग कर क्या बनाता है, सोडा एस। इसे क्या कहते हैं, सोडा एस। ये बन गया हमारे सोडा एस। तो ये थे हमारे दावन सोडा के गुण। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में विलेय है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर, यानी इसको आप गर्म करोगे तो जल क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में अलग हो जाएगा। त्याग कर क्या बनाता है, सोडा एस बनाता है। तो Na2CO3 इसको क्या कहते हैं, सोडा एस। तो ये थे हमारे दावन सोडा के गुण। आइए देखते हैं दावन सोडा के उपयोग। दावन सोडा के उपयोग, पहला उपयोग है धुलाई व सफाई में। उपयोग में पहला उपयोग है धुलाई व सफाई में, यानी कपड़े धोने के काम में या फिर कपड़ों की सफाई करने में दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। नाम ही है कपड़े धोने का सोडा, तो कपड़े धोने के तो काम आएगा, इसका उपयोग तो ये हो गई। अगला है आपके कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच आदि बनाने में। यानी कास्टिक सोडा, पिछले वीडियो में पढ़ा है, सभी को कास्टिक सोडा नाम आते ही सूत्र याद आ गया होगा, NaOH। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा अभी जस्ट हमने पढ़ा था, वह कांच आदि बनाने में दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा उपयोग अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, यानी दावन सोडे का उपयोग अपमार्जक यानी सर्फ के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, और सर्फ का उपयोग कपड़े धोने में काम में आता है। अगला चौथा है कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में पेंट यानी कलर जो होता है तथा वस्त्र उद्योग में भी दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। और एक हमारे सबसे जो सभी में कॉमन है, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों में
धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे धावन सोडे के उपयोग। कपड़े की धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच आदि बनाने में, अपमार्जक के रूप में यानी सर्फ के रूप में, कागज उद्योग, पेंट उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है तथा प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे धावन सोडा के उपयोग। आइए आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट इसी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हुआ? CaSO4.12H2O। इसको POP भी कहते हैं। POP क्यों कहते हैं? प्लास्टर का P, ऑफ का O, पेरिस का P, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। क्यों? कैल्शियम सल्फेट SO4 का अर्धहाइड्रेट यानी जल का कितना अणु है? आधा अणु, इसलिए कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। फ्रांस देश का नाम आप सभी ने सुना होगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में क्या है? आईफिल टावर। पेरिस में क्या है? आईफिल टावर। अब आप सोचोगे सर जी पेरिस की आईफिल टावर का विज्ञान में क्या काम हो गया? तो हमारा काम आईफिल टावर से नहीं है, हमारा काम है पेरिस से। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर सबसे पहले ये पदार्थ बनाया गया था CaSO4.12H2O यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ये पदार्थ फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए देखते हैं ये बनाया किस प्रकार गया था। तो बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में देखना, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनता है। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये होता है हमारे जिप्सम का सूत्र। तो आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये जिप्सम CaSO4.2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ये 393 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर POP बनता है। ये रहा POP का सूत्र CaSO4.12H2O। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बना दिया। बात करते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की। तो Ca यहाँ पे कितने हैं? 1। इधर देखो Ca कितने हैं? 1 बराबर है SO4। एक साथ देख लेते हैं SO4 कितने हैं? एक ही है SO4। इधर देखो SO4 एक ही है। H2O के कितने अणु हैं? 2। 2H2O। जल के कितने अणु हैं? 2। इधर देखो जल के कितने अणु हैं? हाफ H2O। जल के कितने अणु हैं? इधर आधे अणु हैं। इधर जल के कितने अणु हैं? आधा अणु इधर जल का। तो इधर कितने करने हैं? हमें 2 अणु करने हैं, क्योंकि उधर 2 अणु है, इधर भी हमें जल के कितने अणु करने हैं? 2 अणु करने हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिप्सम को आप गर्म करोगे तो जल
वाष्प के रूप में तो अलग होगा। इधर 2 अणु जल के थे, इधर आधा ही अणु है, तो बाकी के 1.5 अणु किधर गए? जल के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ गए। तो यहाँ पे कुछ H2O वाष्प के रूप में भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब देखते हैं जल के इधर 2 अणु, इधर कितने? आधा अणु ये रहा, 1 अणु ये रहा। हमें पता नहीं है कितने अणु जल के निकले, हमें ये पता है जल तो वाष्प के रूप में निकलेगा, तो H2O हमने लिख दिया। इधर जल के कितने अणु हैं? आधा, और 1 ही हो गया, तो आधा 1 है, 1.5 अणु हो गए जल के। इधर कितने हैं? 2 अणु, तो उधर 2 अणु है, इधर 1.5 अणु है। बराबर करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी जल के 2 अणु करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जल का आधा अणु यह है, तो यहाँ पे 1 तो था, 2 कर दिए 1 पे। अब कितने हैं जल के कितने अणु? तो आधा अणु ये रहा और 2, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? गुणा होते हैं। 2 गुणा 1/2 प्लस ये जल के कितने अणु हैं? 1, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 2 यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 1, जल के इधर कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। जल के अणु कितने हो गए? इधर 2 अणु जल के हो गए। अब वापस एक बार समीकरण को पूरा चेक कर लेते हैं। तो Ca इधर कितने? 1, इधर Ca कितने हैं? 2 हो गए। मैंने H2O को संतुलित किया तो Ca भी बढ़ गए, क्योंकि संतुलित करने के लिए संख्या आगे लगाते हैं, वो भी पूर्ण संख्या। तो Ca इधर कितने हैं? 2, उधर कितने हैं? 1, तो बराबर करने के लिए आगे 2 लगा दो। अब चेक करते हैं वापस, Ca कितने हैं? 2, Ca कितने हैं? 2, बराबर है। SO4 कितने हैं? 2, SO4 कितने हैं? 2, आगे वाली संख्या पूरे के साथ में होती है। H2O कितने हैं? 2 × 2 4 है। इधर H2O कितने हैं? एक तो ये रहा 2, सॉरी, एक तो ये रहा 2 × आधा ये रहा, ये गुणा हो जाएगा 1 प्लस इधर कितने हैं? 1, जल के अणु कितने हैं? 2, उधर कितने हैं? 2 × 2 4, तो इधर 4 करने, तो एक तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 1, और यहाँ पे 3 लगा दो, तो 3 जल के अणु ये रहे और 1 ये रहा, तो 3 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इधर भी जल के अणु कितने हैं? 2 × 2 कितने हो गए? 4। तो आइए अब फाइनल तरीके से अपना समीकरण संतुलित है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो Ca कितने हैं? 2, इधर Ca कितने हैं? 2, ठीक है। SO4 कितने हैं? 2 हैं, इधर भी SO4 कितने हैं? 2 हैं। H2O जल के अणु कितने हैं? देखो 2, ये 2 आगे वाला, ये भी पूरे के साथ में होगा, तो 2 × 2 जल के अणु कितने? इधर 4, इधर जल के अणु देखते हैं, तो ये जल का अणु ये रहा, 1 ये रहा, तो ये कितने हैं? 3 प्लस, ठीक है। ये जल के अणु कितने हैं? तो ये पूरे इसके साथ में, तो ये 2 इसके पूरे के साथ में होंगे, तो 2 ये आधा गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3, तो जल के अणु कितने हो गए? 4, इधर भी जल के अणु कितने थे? 4, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या था? हमारे जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करने पर, यानी 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। आइए आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, पहला है यह श्वेत, ठोस, चिकना पदार्थ है। यह सफेद कलर का होता है, ठोस होता है और बिल्कुल चिकना पदार्थ होता है। अगला इसका गुण है, इसमें जल मिलाने पर इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस हो जाता है। इसमें आप जल मिलाकर 10-15 मिनट या 20 मिनट छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2 गुण थे इसमें। तो इसमें 2 गुण थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। पहला है यह श्वेत, ठोस, चिकना पदार्थ होता है, सफेद कलर का होता है, ठोस होता है, चिकना होता है।
इसमें जल मिलाकर यदि आप 15-20 मिनट छोड़ दोगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, इसका पहला उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, यानी कई बार हमें चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हाथ पर या फिर जहां पे चोट लगी है वहां पे क्या करते हैं, पाटा बांधते हैं। तो वो पाटा हम देखते हैं जब डॉक्टर बांधते हैं, तो जब वो पक्का पाटा करते हैं तो उस समय क्या होता है, वो कुछ समय के लिए जब वो बांधते हैं उस समय तक जो बांधते हैं थोड़ी देर बाद में बिल्कुल कठोर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दंत चिकित्सा में, डॉक्टर नकली दांत बनाते हैं, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला है भवन निर्माण में, भवन निर्माण का अर्थ हो गया, आजकल हम जितने भी मकान देखते हैं, जो नए नए मकान बनते हैं, तो उसमें कमरों की छत पर या फिर हमारा जो हॉल होता है उसकी छत पर क्या होता है, नई नई डिजाइनें बनी हुई होती है, जिसे हम पीओपी करते हैं, पीओपी करवाइए घरों में, तो पीओपी यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला इसका उपयोग है मूर्तियां व सजावटी वस्तुएं आदि बनाने में। मूर्तियां यानी देवी देवताओं की मूर्तियां आती है, भगवान की मूर्तियां आती है, और आदि सजावटी वस्तुएं बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है हमारा अग्नि सह पदार्थ के रूप में, यानी जो आग बुझाने का यंत्र आता है उसमें पीओपी मिलाया जाता है ताकि आग आसानी से बुझ जाती है, यानी अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक हमारा सबसे चर्चित प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों में, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, इसको मैंने 3 वीडियो में 3 भागों में बनाया है। तो यदि आप ये देखना चाहो तो तीनों वीडियो एक साथ देखना, अच्छी तरीके से ध्यान लगा के सुनना, समझना। आप ये सब अच्छी तरीके से समझ जाओगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा आगे बनाए जाने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।